जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने परिवार हरिवार टीचर एकेडमी। साथियों कैसे होंगे, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई लगातार अच्छे ढंग से और सुचारू रूप से कर रहे होंगे। तो इसी आशा के साथ हम आज दोबारा से आपके बीच में उपस्थित हुए हैं। और जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो चैप्टर है भूगोल स्टार्ट हो चुका है अपना, और भूगोल का फर्स्ट चैप्टर के हमने क्वेश्चन आंसर करा दिए थे। और जो अपना एग्जाम है बहुत ही नजदीक आते जा रहा है, और जिसी दृष्टि से आपका जो चैप्टर है दूसरा वो आज स्टार्ट कराने जा रहे हैं, जिसमें कुछ बताया गया है। चैप्टर है अपना वन्य एवं वन्यजीव संसाधन। आखिर जो वन है वो हमारे किस रूप से संसाधन है, और अपने जो वन्य जीव हैं वो किस रूप से संसाधन के रूप में प्रयोग किए जा रहे हैं। ठीक है, तो साथियों चलते हैं अपने जो चैप्टर है उसकी ओर। और आपने जो प्रश्न है महत्वपूर्ण, बहुत ही गहन अध्ययन से हमने जो प्रश्न है, कई जो पिछले ईयर में रिपीटेड क्वेश्चन हैं वो हमने लिए हैं आपके लिए, क्योंकि आप जो लगातार अगर चैप्टर वाइज पढ़ेंगे तो आपको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, और आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप एक तरह से जो अपना चैप्टर है उसे एक लेवल से पढ़ सकें। तो इसीलिए हम आपके लिए बहुत ही इंपोर्टेंट प्रश्न लेके आए हैं, और जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपोर्टेंट होने वाले हैं। आप अपनी परीक्षा की दृष्टि से एक तरह से इनको रट के जाना, और जब आप प्रश्न लिखने बैठो तो इस तरह से लिखना कि आपको एक तरह से कंठस्थ बिल्कुल याद हो जाए। और इसी दृष्टि से हम पढ़ाने वाले हैं कि आपको रटाने के बिल्कुल थ्रू। ठीक है, तो चलते हैं अपने जो पहला प्रश्न है, 4 जानवरों और वनस्पतियों की 2 प्रजातियों के नाम बताइए जो विलुप्त होने के कगार पर हैं। ऐसे कौन कौन से जानवर और जो जनजातियां हैं जो विलुप्त बिल्कुल रेड बुक डाटा होता है एक, जिसमें जो भी जनजाति विलुप्त होती है या फिर कोई जीव होता है या फिर कोई वन या पेड़ होता है, कुछ भी संसाधन हो सकता है जो विलुप्ति की कगार पर होता है, जिनकी मात्र एक ऐसी प्रजाति बची होती है जो नामात्र के लिए होती है। तो इस दृष्टि से उनको रेड डाटा बुक में नोटिस कर दिया जाता है। ठीक है, तो इसी में जी कड़ी इसमें बताया गया है कि जो ऐसे कौन कौन से जानवर हैं और कौन कौन सी प्रजातियां हैं जो विलुप्त होने के कगार पर हैं। ठीक है, तो इसमें है विलुप्त होने के कगार पर पशु और पौधे, 4 जानवर, चीता, गुलाबी सिर वाली बत्तख, पहाड़ी वेटर और वन चित्तीदार उल्लू। ये जो जीव हैं ये बिल्कुल खत्म होने की कगार पर हैं, तो जिस वजह से इनको एक तरह से रेड डाटा बुक में नोटिस किया होगा। और ये जो प्रश्न है अपना शॉर्ट मल्टीपल के रूप से बहुत ही इंपोर्टेंट है, और हमारे लिए अति लघु के रूप में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, और पौधे कौन कौन से हैं? गुलाबी महू जो जंगली महुआ है, मधुक्का इंसुलेसिस जो इसका नाम है, इसको बॉटनिकल नेम में बोल सकते हैं कि मधुक्का इंसिग्रिस। हर्डिया हेप्टेन्यूरॉन जो घास की एक प्रजाति है, ये भी विलुप्त होने के कगार पर है। ठीक है, तो इनको रेड डाटा बुक में या फिर विलुप्त होने की जातियों की लिस्ट में नोटिस कर लिया है। ठीक है, दूसरा है वन क्षेत्र के हास में 4 प्रमुख कारण लिखिए जो आखिर वन का जो विनाश हो रहा है उसके क्या कारण हो सकते हैं। ठीक है, 4 कारण लिखिए। पहला है कृषि प्रयोजनों के लिए वन की कटाई। जो कृषि प्रयोजन है, जो कृषि कार्य किए जा रहे हैं, जब जनसंख्या हमारी बढ़ती जा रही है लगातार, अब तो हमारी जनसंख्या की दृष्टि से जो हमारा भारत है वो चाइना को भी पीछे छोड़ के अब जो नया डाटा आया है उसमें उसकी दृष्टि से फर्स्ट टॉप पे पहुंच गया है। और आपको तो खुशी होनी चाहिए, हमारा जो इंडिया है जनसंख्या की दृष्टि से टॉप पर आ गया है और चाइना भी पीछे कर दिया है। तो इसी दृष्टि से जब जनसंख्या बढ़ रही है तो हमारे जो कृषि क्षेत्र हैं वो बहुत कम पड़ते जा रहे हैं, और खाद्यान्न है उनकी भी कमी हो रही है। इस वजह से जो कृषि क्षेत्र है वो उनके बढ़ाने के लिए हमारे वनों की कटाई की जा रही है। ठीक है, स्थानांतरित खेती जो अभी से आदिवासी क्षेत्रों के बड़े हिस्से से प्रचलित है। जो स्थानांतरित खेती है वो आदिवासी जो युग था उससे ही प्रचलित है। ठीक है, नदी घाटी परियोजनाओं के बड़े पैमाने पर विकास, और जो नदी घाटी हैं जो अलग अलग नदी बनाई जा रही है परियोजना
विकसित की जा रही है। डेली आए दिन कुछ ना कुछ लॉन्च होता रहता है कि आज उस जगह पर एक नई परियोजना लागू की जा रही है, इस तरह से। तो इनकी दृष्टि से भी कुछ जो अपने वो हैं वन है उनको काटा जा रहा है, ठीक है। खनन गतिविधियों के कारण वनों की कटाई हुई है। उदाहरण के लिए पश्चिम बंगाल में चल रहे डोलाइन खनन, जो डोलोमाइट जो खनन है, उसमें भी कुछ ऐसे वन हैं जिनकी कटाई की गई है, ठीक है। बाघ अभ्यारण्य को गंभीर खतरा है। पर्यावरण प्रदूषित और वनों के आग के कारण बचाने के वनों को क्षरण हुआ है, जो वन है उनको भी क्षरण हुआ है, ठीक है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट जो अपना प्रश्न है, वनस्पतियों और जीवों में 6 समूह के नाम बताइए जिनके अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय प्रकृति और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण IUCN द्वारा वर्गीकृत किया गया है, इंटरनेशनल काउंसिल नोमेनक्लेचर, ठीक है। सामान्य प्रजातियां, ऐसी ये प्रजातियां कौन कौन सी हैं जिनको IUCN ने अपनी लिस्ट में दर्ज किया है, ठीक है। वे प्रजातियां जिनकी जनसंख्या का स्तर उनके अस्तित्व के समान माना जाता है, विलुप्त प्रजातियां कहलाती हैं। जो आखिर विलुप्त प्रजातियां होती क्या हैं? जो एक नामात्र के लिए एक दृष्टि से जिनको संरक्षित करके बचा के रखा जाता है, वो प्रजातियां होती हैं विलुप्त प्रजातियां, ठीक है। जिनकी नामात्र कुछ गिनी चुनी ही प्रजातियां रह जाती हैं, उनकी गिनी चुनी संख्या रह जाती है, ठीक है। वे प्रजातियां हैं जो विलुप्त होने के खतरे में क्योंकि इनकी जनसंख्या घट रही है। उदाहरण के लिए काला हिरण, भारतीय गैंडा, शेर पूंछ वाला मकॉक और भारतीय जंगली गधा, ये जो प्रजातियां हैं ये लगातार कम होती जा रही है, ठीक है। कमजोर संसाधन, ये वे प्रजातियां हैं जिनकी आबादी इतनी कम हो गई है कि अगर नकारात्मक कारण काम करना जारी रखते हैं तो निकट भविष्य में विलुप्त श्रेणी पर चले जाएंगे। और ये इनको अगर लगातार से एक तरह से यूज किया, अगर कोई ना कोई अगर इनका संरक्षण नहीं किया जाए तो ये इतनी जल्दी विलुप्त हो जाएंगे कि बहुत नामात्र समय में, ठीक है। उदाहरण के लिए नीली भेड़, एशियाई हाथी, गंगा डॉल्फिन, ठीक है। दुर्लभ प्रजातियां क्या होती हैं? तो वे प्रजातियां जो छोटी आबादी प्रजातियां हैं, अगर ध्यान न दिया जाए तो वे विलुप्त प्रजातियां बन सकती हैं। उदाहरण के लिए जो दुर्लभ प्रजातियां हैं, अगर उन पर ध्यान नहीं दिया जाए तो वे कुछ समय बाद विलुप्त प्रजातियां के रूप में जारी हो सकती हैं या उनकी लिस्ट में शामिल हो सकती हैं, ठीक है। तो उदाहरण के लिए हिमालयी भूरा भालू, रेगिस्तानी लोमड़ी, जंगली एशियाई भैंसा और हॉर्नबिल। जो हॉर्नबिल है एक ऐसा जानवर है जिसको कई जगह पर एक पर्व के रूप में भी मनाया जाता है, ठीक है। स्थानिक प्रजातियां, वे प्रजातियां केवल विशेष क्षेत्रों में पाई जाती हैं जो आमतौर पर प्राकृतिक भौगोलिक बाधाओं से अलग होती हैं। उदाहरण के लिए अंडमान टीले, निकोबार कबूतर, अंडमान जंगली सुअर, ये वे प्रजातियां हैं जो विशेष क्षेत्रों में पाई जाती हैं, ठीक है। जो स्थानिक प्रजातियां हैं ये एक ऐसे विशेष क्षेत्र में पाई जाती हैं जो उनके लिए अनुकूल वातावरण प्रदर्शित करता है, या फिर उनकी दृष्टि से जो उनका वहाँ क्षेत्र है वो वहाँ अपने एक तरह से जीवन यापन कर सकते हैं, उनके अनुकूल वातावरण हो, वायुमंडल हो। और कुछ जीव ऐसे भी होते हैं अगर उनके जो प्रतिकूल वायुमंडल हो जाता है तो वहां से स्थानांतरित अपना जगह परिवर्तन कर लेते, ठीक है। और विलुप्त प्रजातियां, वे प्रजातियां हैं जो ज्ञात संभावित क्षेत्रों से खोज के बाद नहीं पाई गई हैं जहां वे हो सकती हैं। वे प्रजातियां जो पहले अस्तित्व में थी लेकिन आज नहीं दिखाई देती। आखिर जो विलुप्त प्रजातियां होती हैं वो क्या होती हैं कि जो वे प्रजातियां जो कुछ समय तक पहले दिखाई देती थी और जो एक संभावित क्षेत्र में रहती थी, लेकिन वो आज उस क्षेत्र से इस तरह से गायब हो गई हैं जैसे कि उस क्षेत्र में कोई इस प्रकार की प्रजाति नहीं रहती थी, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और कैसी लग रही है आपको साथियों क्लास? और जो हमारे प्रश्न हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। जो भी इतने प्रश्न मैं करा रहा हूं आपको सारे रट के जाना एक तरह से, क्योंकि आपको ज्यादा चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है। जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए हैं मात्र ज्यादा
20 से 25 मिनट की वीडियो में आपको इतनी जानकारी मिल जाएगी कि आप जो अपना प्रश्न पेपर है उसको फोड़ के आराम से आ सकते हैं। ठीक है, चलते हैं अपने जो नेक्स्ट प्रश्न है, जैव विविधता क्या है? मानव जीवन के लिए जैव विविधता क्यों महत्वपूर्ण है? 3 बिंदु दीजिए। आखिर जो जैव विविधता है वो क्या होती है और इसके जो महत्वपूर्ण पॉइंट हैं उनको समझाइए। ठीक है, जैव विविधता जीवित प्राणियों की विविधता को दर्शाती है, जिनमें सभी प्रकार के जीव, पौधे, वन्य जीव शामिल हैं, जो रूप कार्य में विविधता पूर्वक। आखिर जो जैव विविधता होती है वो जीवों की एक विभिन्न जो दशा होती है उनको दर्शाती है कि आखिर जो जीव हैं वो किस तरह से आप उनके व्यवहार में विभिन्नता है, उनके रहन सहन में। आखिर जो जीव हैं, पर्यावरण है, उनका किस तरह के वातावरण में रहना अनुकूल करते हैं। ठीक है, वो एक भिन्नता को दर्शाती है। लेकिन परस्पर निर्भरता कई नेटवर्क के माध्यम से एक प्रणाली बारीकी एकत्रित है। इसका महत्व हम मनुष्य जीवित जीवों के साथ मिलकर परिस्थिति तंत्र एक जटिल जाल बनाते हैं। आखिर जो मनुष्य है ना, उनको एक ऐसी स्थिति में डाल देता है कि वो उस स्थिति में भी रहने के लिए अनुकूल हो जाते हैं। ठीक है, जैसे मान सकते हैं कि आप जू में जाते हैं तो वहां पर कुछ जीव ऐसे होते हैं जो एक बड़े क्षेत्र में रहना पसंद करते हैं, लेकिन उनके लिए एक जो नियमित होता है, एक नियत क्षेत्र होता है, उसमें ही रहने लगते हैं। क्या करें, उनको मजबूरी बन जाती है, तो एक परिस्थिति बना देते हैं उनकी। ठीक है, जिनमें हम केवल एक हिस्सा और अपने अस्तित्व के लिए हम प्रणाली पर निर्भर हैं। उदाहरण के लिए पौधे, जानवर, सूक्ष्म जीव। फिर जो ऐसे जीव हैं कि इनको अगर नहीं भी रखा जाए तब भी वे अनुकूल परिस्थिति में रखते हैं, और जो संरक्षित करके रख लिया जाए फिर भी वो रह सकते हैं। ठीक है, हम जिस हवा में सांस लेते हैं उसकी गुणवत्ता, आखिर जो वायु है उसकी गुणवत्ता भी अजीब है। ठीक है, जो पानी हम पीते हैं वो भी, उसमें विविधता पाई जाती है। कुछ जगह कैसा भी पानी, और जो कुछ जगह वायु होती है वो किसी भी प्रकार की होती है, लेकिन इंसान है वो उस वायु में भी रह रहा है और अलग भी रह रहा है। जैसे कि आप किसी अन्य क्षेत्र में जाएंगे तो वहां की जो जलवायु होगी वो अलग होगी, और जो जल होगा, पानी होगा, वो अलग, आपको स्वाद में भी अलग सा होगा और कुछ उसके कलर में भी इफेक्ट मालूम पड़ेगा। तो इस तरह से मिट्टी जो हमारे भोजन का उत्पादन करती है, जिसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते, वन परिस्थिति तंत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जो मिट्टी है हमारी हर तरह से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमारी कृषि के लिए भी और हमारे जीवन यापन के लिए भी। ठीक है, भूमिका निभाती है, क्योंकि ये प्राथमिक उत्पादक भी हैं, जिन पर सभी जीवित प्रणाली केवल एक भोजन के लिए नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से उत्पादन के लिए निर्भर हैं, जिनका प्रयोग विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जाता है। इसलिए जैव विविधता एक पारिस्थितिकी संतुलन और हमारे जीवन समर्थन प्रणाली का हिस्सा है, या फिर वायु, जल, मिट्टी को बनाए रखती है। आखिर जो एक ऐसा तंत्र है, हमारी जो जैव विविधता है, एक ऐसा तंत्र है, पारिस्थितिक तंत्र है कि हर तरह से हमारे जो ग्राफ है उसको एक संतुलन स्थिति में ढाले रखती है। ठीक है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। क्या है अपना नेक्स्ट प्रश्न? और साथियों, आपको वीडियो कैसी लग रही है कमेंट में बताएं, और अपने जो प्यार है वो बनाए रखें और कमेंट में। चौथा प्रश्न है अपना, प्रोजेक्ट टाइगर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। जो प्रोजेक्ट टाइगर है उस पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, और ये परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर दुनिया का सबसे चर्चित वन्यजीव अभियानों में से एक था, जिसे 1973 में शुरू किया गया था। शुरुआत में इसने 1989 तक बाघों की आबादी में वृद्धि दिखाई थी, लेकिन 1993 में बाघों की आबादी में गिरावट आ गई। भारत में 27 बाघ अभ्यारण्य हैं, जो 37,761 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैले हुए हैं। बाघ संरक्षण को केवल लुप्त प्राय प्रजातियों को बचाने के प्रयास के रूप से दृष्टि से देखा गया था, बल्कि बड़े पैमाने पर जीवों को संरक्षण साधन के रूप में भी समानता महत्वपूर्ण माना जाता है। कोबाल्ट नेशनल पार्क उत्तराखंड, सुंदरवन नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल, बांधवगढ़ नेशनल पार्क है वो मध्य प्रदेश में, और बहुत एक अच्छा दृश्य है यहाँ पर। ठीक है,
सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान, मानस टाइगर रिजर्व असम, पेरियार टाइगर रिजर्व केरल, और भारत के कुछ टाइगर रिजर्व भी हैं और कुछ भारत में अन्य भी हैं। ठीक है, तो ये जो टाइगर रिजर्व थे आखिर ये किस दृष्टि से बनाए गए थे? तो ये टाइगर रिजर्व थे कि जो टाइगर की हमारी प्रजाति है उनको संरक्षण प्रदान किया जाए, और जो हमारे टाइगर हैं वो एक तरह से विलुप्त होने की कगार पर थे, तो इनके लिए एक संरक्षित क्षेत्र में रख के इनकी प्रजाति को बचाने के लिए टाइगर रिजर्व बनाए जा रहे थे। लेकिन कुछ समय बाद देखा गया था कि जो टाइगर थे वो उस परिस्थिति में रहना पसंद नहीं कर रहे थे, क्योंकि उनकी जो संख्या थी वो घटती जा रही थी, और इसी दृष्टि से उन्होंने कुछ समय बाद अन्य भी बड़े बड़े क्षेत्र में वन्यजीव उद्यान थे जो पार्क बोल सकते हैं, उनको स्थापित किया कि जो बड़े क्षेत्र में रहना पसंद करते हैं तो इसलिए इन्हें बड़े क्षेत्र में रखा जाए। ठीक है, भारत में वन क्षेत्र का विवरण कीजिए। आखिर जो वन क्षेत्र है भारत में वो कितने हैं, क्या है, उसका वर्णन कीजिए। भारत में वनों की कटाई आयात चौंका देने वाले हैं। देश में वन और वृक्ष आवरण अनुमान 79.42 बिलियन हेक्टेयर है, जो कुछ भौगोलिक क्षेत्र में 24.16%, घने जंगल 12.2%, खुले जंगल 9.14%। ठीक है, और जो मैंग्रोव हैं 0.14%। वन राज्य रिपोर्ट है 2015 की। ठीक है, ये जो परसेंट जो आंकड़ा दिया गया है वो 2015 का आंकड़ा है। ठीक है, से घने अभ्यारण्य में 3775 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। हालांकि वन अभ्यारण्य में स्पष्ट वृद्धि एजेंसियों द्वारा संरक्षण उपाय प्रबंधन के हस्तक्षेप और वृक्षारोपण के बारे में बताया गया है। ठीक है, ये जो आंकड़े हैं इनमें बताया गया है कि किस जो वृक्षारोपण है वो भी उसमें वृद्धि की गई है, और जो वन्यजीव अभ्यारण्य है हमारे उनमें भी कुछ वृद्धि की गई है। ठीक है, ये 2015 का आंकड़ा है हमारा। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अपना छठा प्रश्न है, भारत में वन और वन्य जीवों के संरक्षण की आवश्यकता अवकलन करें। छठा प्रश्न है अपना, भारत में वन और वन्य जीव संरक्षण की आवश्यकता का जो अवकलन है उसे कीजिए, क्योंकि जो भारत में वन है और वन्य जीव हैं वो किस तरह से एक संकटग्रस्त हैं और उनको किस तरह से संरक्षण दिया जाना चाहिए, क्यों आवश्यक है, इसकी दृष्टि से ये बहुत ही इंपोर्टेंट प्रश्न है। और जैसा कि आपका जो चैप्टर का नाम ही है वन एवं वन्यजीव संरक्षण, तो ये परीक्षा की दृष्टि से एक बहुत ही इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो जैसा कि इसमें चैप्टर के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी, तो इसको जरूर पढ़ के जाएं। तो उत्तर है इसका कि भारत में वन और वन्यजीव के संरक्षण की आवश्यकता। ठीक है, आखिर क्यों आवश्यक है? जैव विविधता का संरक्षण आवश्यक है क्योंकि यह परिस्थिति विविधता और सुरक्षित रखता है। ये जो संरक्षण है ये हमारी पारिस्थितिक तंत्र जो इन्वायरमेंट है उसको सुरक्षित रखता है, और जो अपना जैव उनमें विविधता है उसको बनाए रखता है। ठीक है, जैव विविधता का संरक्षण आवश्यक है क्योंकि परिस्थितिकी और विविधता को सुरक्षित रखता है। वन एवं वन्य जीव हमारे समर्थन तंत्र यानी कि पानी, हवा, वायु, मिट्टी को संरक्षित करने में सहायता करते हैं। उदाहरण के लिए पौधे, जानवर की गुणवत्ता के लिए, फिर सूक्ष्म जीव हमारे सांस जो हमारे जो द्वारा सांस ली जाती है उसमें कुछ सूक्ष्म जीव आते हैं, कुछ हमारे हानिकारक होते हैं और कुछ लाभदायक होते हैं, तो इसमें भी इनका बहुत योगदान है। अगर हमारा एनवायरनमेंट अगर संरक्षित रहेगा तो वहाँ वायु जो हमारी है वो स्वच्छ रहेगी और शुद्ध रहेगी, तो जिससे हमारे जो डिजीज हैं, रोग उत्पन्न होंगे, उनमें भी कुछ हमारे लिए सहायता होगी। क्योंकि जब हमारा वायु एनवायरनमेंट ही शुद्ध रहेगा तो इससे हमारे जो डिजीज हैं वो कम उत्पन्न होंगे। ठीक है, सांस ली जाने वाली हवा, हमारे लिए पिए जाने वाले पानी और हमारे भोजन में पैदा
करने वाले मिट्टी की गुणवत्ता को फिर से बनाए रखने, जिससे बिना हम जीवित नहीं रह सकते। कि जो हमारी वायु है उसके बिना, मिट्टी है उसके बिना, वन है उसके बिना, और जो हमारा अगर हम इनका संरक्षण नहीं करेंगे तो इनके जो गुणवत्ता है, इनमें जो इनकी पर्सनैलिटी है वो बहुत ही खराब होती जाएगी। क्योंकि जब किसी भी चीज को हम अधिक से अधिक यूज करते रहते हैं तो वो एक तरह से उसका जो नजरिया है वो खराब हो जाता है, और उसको संरक्षित करना भी जरूरी है। ठीक है, तो इसीलिए जो हमारा वन जो संरक्षण है जीवों के लिए और हमारे वन है उनके लिए, ठीक है, उनको संरक्षित रखना जरूरी है। यह पौधे और जानवरों की अनुवांशिक विविधता को संरक्षित करते हैं ताकि प्रजातियां बेहतर विकास और प्रजनन हो सके। उदाहरण के लिए कृषि में हम अभी भी पारंपरिक फसलें किस्में निर्भर हैं। जो हमारी जो पहली किस्में चल रही थी, हमारे जो पहले फसलों का उत्पादन किया जाता था, जिन बीजों का प्रयोग किया जाता था उनका भी प्रयोग हम आज भी अपनी फसलों के लिए करते हैं, क्योंकि ये जो एक उन्नत किस्म के बीज थे, इनके निर्माण से हमारे जो आज की किस्में बनाई जा रही हैं वो इन्हीं के प्रयोग से बनाई जा रही है। तो ठीक है, साथ ही ये जो आज की जो किस्में हैं वो अलग हाइब्रिड हैं, अलग अलग प्रकार की फसल जो बीज आ रहे हैं, हर तरह से एक जो हमारी जो पहली किस्में थी उनसे ही मिलकर बनाए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा पहला जो भी था, पहली किस्में थी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इनको संरक्षित करना भी जरूरी है। और जो हमारे जानवर हैं उनको भी, क्योंकि आजकल जो है ना एक तरह से जो प्रक्रिया है हमारे जो इन्वायरमेंट की वो चक्रीय रूप से है कि जो जानवर हैं वो किसी अन्य पर, हम किसी अन्य पर, एक तरह से एक दूसरे का सर्कल है कि हम निर्भर एक तरह से एक दूसरे पर डिपेंड हैं। ठीक है, मत्स्य पालन भी जलीय विविधता को बनाए रखता है। जो मत्स्य पालन है वो जलीय जैव विविधता को बनाए रखता है। ठीक है, वन्य प्राथमिक उत्पादक हैं जिन पर भी सभी जो जीव ना केवल भोजन के लिए बल्कि अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से उपजों के लिए भी निर्भर हैं, और जिनका उपयोग विभिन्न प्रयोजनों के लिए किया था। जो वन्य जीव हैं और प्राथमिक वन है वो भी एक दूसरे हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और प्रत्यक्ष रूप से भी और अप्रत्यक्ष रूप से भी, यानी कि डायरेक्ट भी और इनडायरेक्ट भी। ठीक है, आपके लिए अध्ययन सामग्री है कि एनसीईआरटी नोट समाधान, ये तो ये हमारे जो क्या बोल सकते हैं उनके लिए नोट टाइप हैं हमारे, वो कुछ ज्यादा ही ऊंचे हैं, उन्होंने कुछ सामग्री लिख दी है, कोई बात नहीं, इसके लिए आप देख लेना। चलते हैं, आप जो इम्पोर्टेंट बुक वगैरह हैं उनके बारे में बताया है। ठीक है, चलते हैं दूसरे। सातवां प्रश्न है अपना, एशियाई चीतों की मुख्य विशेषता और वे कहाँ चले गए। जो एशियाई चीते थे, जैसा कि आपको शुरू में ही बताया गया कि जो वन्य जीव हैं उनकी संरक्षण और जो जीव हैं उनके संरक्षण, मतलब सब वन और वन्य जीव के संरक्षण के लिए किया जा रहा था। तो उसमें एक किस्म आई थी चीते की, तो इसमें जो एशियाई चीता था वो कहाँ गए, आखिर वो क्यों विलुप्त हो गए, उन पर ध्यान नहीं दिया गया, क्या था उनका संरक्षण नहीं किया गया, ऐसे क्या इनकी परिस्थिति बन गई थी कि जो वो प्रजाति थी वो विलुप्त हो गई। ठीक है, दुनिया का सबसे तेज जमीनी स्तनपायी चीता एसिनोनिक्स जुम्बेक्टस, इसका जो नाम है, जो वैज्ञानिक नाम है इसका एसिनोनिक्स जुम्बेक्टस, और परिवार बिल्ली का एक अनूठा विशिष्ट सदस्य। ये जो चीता है वो एक पारिवारिक बिल्ली का सदस्य था। ये जो प्रजाति है हमारी एक बिल्ली की प्रजाति के टाइप से होती है। जो टाइगर है वो एक बड़ी प्रजाति के रूप में है, और जो हमारी बिल्ली है वो बहुत छोटी प्रजाति में है। ठीक है, जिसकी जो रफ्तार होती है 112 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, मतलब जो इसकी रफ्तार मतलब रेस हो सकती है, भाग सकता है वो 112 किलोमीटर प्रति घंटा। चीते को अक्सर तेंदुआ समझ लिया जाता है। इसकी पहचान आंखों के कोने से लेकर मुंह के नाक तक दोनों तरफ लंबी अश्रु बूंदों के आकार की रेखाएं पाई जाती हैं। 20वीं सदी से पहले
चीते पूरे अफ्रीका और एशिया में व्यापक रूप से वितरित थे। आज एशियाई चीते उपलब्ध आवास और शिकार की कमी के कारण लगभग विलुप्त हो चुके हैं। इस प्रजाति को भारत में 1952 में विलुप्त प्रजाति घोषित कर दिया गया था। आखिर जो एशियाई चीते थे वो कहाँ कहाँ पाए जाते थे, ये प्रश्न बन सकता है हमारा। और जो किस सन में विलुप्त हुए थे और किस कारण से विलुप्त हुए थे कि उनको जो शिकार थी उनको शिकार नहीं कर पा रहे थे, वो उनकी शिकार नहीं मिल पा रही थी। ठीक है, जो अफ्रीका और एशिया में इनका जो संरक्षण नहीं किया गया था। ठीक है, कहाँ पाए जाते थे, इसको प्रश्न बन सकता है कि जो एशिया चीते थे वो कहाँ पाए जाते थे, एशिया और अफ्रीका। कब विलुप्त हुए थे, 1952। ठीक है, आखिर क्यों इन पर संकट आया, क्योंकि ये अपने शिकार के लिए इनको शिकार भरपूर नहीं मिल पा रहा था, इस वजह से। ठीक है, आरक्षित वन और संरक्षित वन। जो आरक्षण होता है, आरक्षित होते हैं वो क्या होते हैं, और जो संरक्षित होते हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, वे कुल वन के क्षेत्र आधे से अधिक भाग पर फैले हुए हैं। जो आरक्षित हैं वो कुल वन के बहुत छोटी मात्रा में होते हैं। संरक्षण का मतलब होता है कि एक तरह से उनको सुरक्षा प्रदान करना, और आरक्षण होता है उनको छूट देना, यानी कि जो कुछ जब वन है उनके लिए कुछ नियम लागू कर देना। ठीक है, वन एवं वन्यजीव संरक्षण की दृष्टि से ये सर्वाधिक मूल्यवान है। ये जो आरक्षित वन है, वन और वन्यजीव की दृष्टि से बहुत ही मूल्यवान है। लेकिन जो संरक्षित हैं, इन वनों को भूमियों को और अधिक क्षरण के बचाव, जो क्षरण से बचाया जाता है। ये संरक्षित होते हैं, उनको एक विशेष प्रकार के संरक्षण में रख दिया जाता है। ठीक है, और अपना जो नेक्स्ट 8वां प्रश्न है, वर्गीकृत वन क्या है। दो क्षेत्रों के नाम बताइए जिनमें अवर्गीकृत वनों का प्रतिशत अधिक है। जो वर्गीकृत वन है वो क्या है, और उनका जो वर्गीकृत परसेंट है वो क्या है। अवर्गीकृत वन वे वन है जो बंजर भूमि है, जो सरकारी और निजी व्यक्तियों के साथ साथ स्थानीय समुदाय के स्वामित्व में है। जो आरक्षित वन है, जो अवर्गीकृत और वन है वो क्या है कि जो भूमि है हमारी, जैसे गवर्नमेंट भूमि है, तो उनमें कुछ रूल लागू किए जाते हैं कि इन पर कोई अन्य कब्जा नहीं कर सकता, कोई व्यक्ति जाके उन पर फसल नहीं उगा सकता। ठीक है, तो उन पर कुछ रूल लगा दिए जाते हैं। तो उन पर जैसे कोई भूमि वगैरह पड़ी है खाली, तो उसमें कुछ पौधे उग जाते हैं, तो वो बड़े होते जाते हैं, उनको एक उसमें रख दिया जाता है कि जो वन है हमारे जो अवर्गीकृत हैं। ठीक है, अब जो अवर्गीकृत वन है उच्च प्रतिशत वाले दो क्षेत्र हैं, पूर्वी उत्तर पूर्वी राज्य और गुजरात के कुछ हिस्से में। जो ज्यादा वन पाए गए हैं वो अवर्गीकृत जो गुजरात के कुछ हिस्से में है और कुछ अपने उत्तर पूर्वी राज्य में। ठीक है, तो साथियों यहीं पर हमारा सेशन समाप्त होता है। और हमारा जो कंटेंट है वो कैसा लगा आपको, आप अपना प्यार कमेंट बॉक्स में दिल भरकर भेज सकते हैं। और अपना जो प्यार है हमारे हरिवार टीचिंग एकेडमी के साथ ऐसे ही बनाए रखें। और हमारी जो परीक्षा की दृष्टि से यहाँ कंटेंट है बहुत ही जल्दी आपको परीक्षा की दृष्टि से वहां तक पहुंचा दिया जाएगा। और आप अपना जो चैनल है तो सब्सक्राइब कर लें और अपने प्यार को इस तरह से बनाए रखें। ठीक है साथियों, विदाई लेते हैं।